अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले बांग्लादेश की सारी हेकड़ी अब निकल रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब शेर को सवा शेर मिलता है तब असली ताकत का अंदाजा होता है। ठीक यही हो रहा है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि अब यूनुस सरकार पूरी तरह से घुटनों पर है और चारों तरफ से घिर चुकी है। तो चलिए पूरी कहानी आपको एक एक करके समझाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की आंच अब बांग्लादेश को महसूस होने लगी है। खासकर उसके म्यांमार बॉर्डर पर तनाव बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो म्यांमार का एक विद्रोही गुट, जिसे अराकान आर्मी कहा जाता है, उसने एक तरीके से उस पर चढ़ाई कर दी है। भारत और बांग्लादेश का पेच धीरे धीरे तो कस ही रहा था, अब अराकान आर्मी ने उसके भूभाग के निचले हिस्से को सुलगाना शुरू कर दिया है। ये सब कुछ एक हफ्ते के अंदर हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा तक आ गई है और उसने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल अराकान आर्मी के बांग्लादेश की तरफ दौड़ने के पीछे एक बड़ी वजह है। ये वजह खुद अराकान आर्मी ने अपने एक बयान में बताई है। अराकान आर्मी के इस बयान की चर्चा मीडिया में खूब हो रही है। अलकायदा और जमाते इस्लामी के साथ मिलीभगत। अराकान आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा पर जिहादी और चरमपंथी गुट बौद्धों और हिंदुओं पर अत्याचार और उन पर जुल्म ढा रहे हैं। बांग्लादेश में जो रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप हैं, उनमें रोहिंग्या सॉलिडेरिटी आर्मी और अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, अराकान रोहिंग्या आर्मी जैसे 11 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो हत्या, रेप, अपहरण और दूसरी तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं, अराकान आर्मी का आरोप है कि इन जिहादी गुटों का अलकायदा और जमाते इस्लामी के साथ मिलीभगत है। ग्लोबल अराकान नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक ये जिहादी मुगांडो में मुस्लिम आबादी का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के रूप में कर रहे हैं। इन्होंने वहां के मुसलमानों से गैर मुस्लिम आबादी यानी बौद्ध और हिंदुओं से लड़ने के लिए कहा है। बांग्लादेशी सेना और अराकान आर्मी के बीच झड़प। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि बांग्लादेश की सरकार को सीमा पर बौद्धों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसने इनकी सुरक्षा की परवाह नहीं की और इन जिहादी गुटों को अपने रिफ्यूजी कैंप में बढ़ने दिया। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, इसके बारे में भी हमें पता है। ढाका को लगता है कि वो 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेज देगा। बयान के मुताबिक बांग्लादेश के कुछ जिहादी खुद लड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कथित रूप से जुंटा से हाथ मिला लिया है। ऐसे में म्यांमार और बांग्लादेश दोनों ही जगहों पर राजनीतिक अस्थिरता से हालात काफी खराब हो गए हैं। सीमा ज्यादा खतरनाक हो गई है और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। रिपोर्ट्स में स्थानीय सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि सीमा पर बांग्लादेशी सेना और अराकान आर्मी के बीच झड़पें तेज हो चुकी हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की टेक्नॉफ में कुछ इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। ये इलाका सिर्फ सामरिक रूप से ही नहीं बल्कि रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप और सेंट मार्टिन आइलैंड के नजदीक होने के नाते काफी संवेदनशील माना जाता है। हालांकि सीमा के हालात पर बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। म्यांमार में कई विद्रोही गुट सक्रिय। बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ये अराकान आर्मी आखिर है कौन, तो हम आपको बताते हैं। म्यांमार, जो कि भारत का पड़ोसी और बौद्ध बहुल देश है। म्यांमार के करीब 1600 किलोमीटर सीमा भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। फरवरी 2021 में यहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया। सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद से ही इस देश में सेना की तानाशाही और हुकूमत चल रही है। इसके खिलाफ उठने वाले विद्रोहियों और लोकतंत्र समर्थकों को यहाँ की सेना दबाती आई है। म्यांमार की सेना पर मानवाधिकार हनन और लोगों को प्रताड़ित करने की तमाम शिकायतें इसकी आती रही हैं। म्यांमार में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं और ये काफी ताकतवर भी हैं। म्यांमार की सेना से इनकी लड़ाई भी चलती रही है और इस लड़ाई में कहीं ये भारी पड़ते हैं तो कहीं इन्हें भागना भी पड़ता है। कई बार म्यांमार की सेना से बचने के लिए ये भारतीय इलाकों में शरण लेते हैं और छिप जाते हैं। इन्हीं में से एक विद्रोही गुट है जो कि काफी ताकतवर है। इसे अराकान आर्मी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसके पास करीब 30,000 लड़ाके हैं और उन्नत किस्म के हथियार हैं। इन विद्रोही गुटों की फंडिंग पर
उंगली चीन की तरफ उठती है। यानी साफ तौर पर इन विद्रोही गुटों को जो फंडिंग की जाती है वो चीन जैसे देश कर रहे हैं। इसकी लेकिन हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन अपुष्ट जो खबरें आती हैं वो इस ओर इशारा करती हैं। अराकान मामले में चीन का एंगल भी। अराकान आर्मी की एक वेबसाइट भी है जो www.arakanarmy.net नाम से ये वेबसाइट चलती है और इस वेबसाइट पर इसने अपने गठन और उसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी है। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 2009 को हुई। इसने अपने बारे में बताया कि वो म्यांमार में अपनी आजादी, न्याय, समानता और खुद के निर्णय के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। अराकान के लोग मानते हैं कि यहाँ की जमीन उनकी है और अपने पूर्वजों की जमीन और अपनी आजादी के लिए ये लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को कोई नहीं छीन सकता। म्यांमार के रखाइन प्रांत की करीब 270 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है और इस पूरे इलाके में अब अराकान आर्मी का दबदबा है। जाहिर है कि बौद्धों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अराकान आर्मी जिस तरह से तेवर दिखा रही है उससे मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अराकान मामले में कहीं ना कहीं चीन एंगल भी है, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में बांग्लादेश एक अमेरिकी कॉलोनी बनाए। वो बांग्लादेश की सीमा की तासीर अराकान आर्मी के जरिए गर्म करा सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कितना असर। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश से शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद भारत सरकार की असहजता साफ दिखी। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत की असहजता का जवाब देने में मुखर रही। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। दरअसल बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4,367 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है और ये बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा का 94% है। इनमें से बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर सीमा भारत के पश्चिम बंगाल से लगती है। ऐसे में बांग्लादेश में किसी भी किस्म की अस्थिरता होती है तो उसका सीधा असर पश्चिम बंगाल पर पड़ता है। अगर आधुनिक राष्ट्र राज्य की सरहद की लकीर से हटकर देखें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में कई स्तरों पर समानता है। दोनों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं तो जगजाहिर है। सीमाई इलाकों में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच बेटी रोटी का भी रिश्ता है। बांग्लादेश में करीब 8% हिंदू आबादी है और पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुसलमान हैं। ऐसे में सरहद के दोनों तरफ किसी भी किस्म के सांप्रदायिक तनाव का भी सीधा असर एक दूसरे पर पड़ता है। और इस साल अगस्त महीने में शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत आना पड़ा तो बांग्लादेश में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों पर हमले के आरोप लगे। भारत ने आधिकारिक रूप से कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपने यहाँ हिंदुओं समेत दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हालांकि बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों पर हमले के आरोप को खारिज कर दिया और इसे प्रोपेगेंडा बताया। दोनों देशों के आरोप प्रत्यारोप और बांग्लादेश में जारी सियासी उथल पुथल का असर पश्चिम बंगाल की राजनीति में साफ साफ दिखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी काफी आक्रामक दिखी। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों ने कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्च आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के उप उच्च आयोग में तो लोग घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। बांग्लादेश ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। दोनों देशों के बीच पनपे अविश्वास का असर पश्चिम बंगाल में साफ साफ महसूस किया जा सकता है। पिछले महीने बांग्लादेश के चटगांव में इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मया कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर चिन्मय कृष्ण दास को रिहा नहीं किया गया तो पेत्रा पोल के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले कारोबार को बंद करवा देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कहा कि भारत अगर चाहे तो बांग्लादेश को आर्थिक रूप से गहरी चोट दे सकता है। संदीप घोष यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, भारत ने बांग्लादेश से संबंध इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि दोनों देशों का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। अगर बांग्लादेश में इसी तरह से अत्याचार जारी रहा तो आखिरकार बांग्लादेश की स्थिरता और पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। बांग्लादेश को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आक्रामकता को देखते हुए वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की तैनाती की मांग कर दी। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश पूरी तरह से इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसमें आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।